नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ बड़ी बहस में हेमंत कुमार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 2022 में होने वाले विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी हिस्सा लेगी। इससे पहले उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर भी आपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाहर अपने पांव पसारने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में लगातार 3 बार सरकार बनाने के बाद से आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। पार्टी ने यहां पर बीजेपी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों को धूल चटाई है, लेकिन दिल्ली से बाहर जितनी बार चुनाव लड़ने की कोशिश की उतनी बार आम आदमी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। दिल्ली में पहली बार सरकार बनाने के बाद ही अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को दिल्ली से बाहर ले गए थे। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने देश भर में अपने प्रत्याशी उतारे थे। अरविंद केजरीवाल ने खुद वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ ताल ठोकी थी। आपको इस चुनाव में सिर्फ पंजाब में 4 सीटें मिली थी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने पंजाब, गोवा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और हरियाणा समेत कई राज्यों के चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन पार्टी का एक भी उम्मीदवार जीत दर्ज करने में सफल नहीं रहा। यहां तक कि आम आदमी पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। इन राज्यों के चुनाव परिणाम ये बताते हैं कि दिल्ली के बाहर आप और अरविंद केजरीवाल का जादू पूरी तरह से फेल रहा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य को मुद्दा बनाकर के चुनाव लड़े और जीते, लेकिन क्या दूसरे राज्यों में इन मुद्दों के सारे चुनाव जीता जा सकता है? ये मुद्दे तभी कारगर सिद्ध होंगे जब जातीय समीकरण और लोगों को जोड़ने वाली बाकी चीजें भी मुफीद हों। जिस तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार के जातीय राजनीतिक समीकरण हैं, वे दिल्ली की राजनीतिक हालात से बेहद अलग हैं। और ऐसे में अब इस बात का सवाल है कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का आखिर क्या होगा? क्या यूपी में केजरीवाल की फ्री वाली पॉलिटिक्स चलेगी? आम आदमी पार्टी की एंट्री से आखिरकार क्या 2022 के दंगल की तस्वीर बदलेगी, और बदलेगी तो किस तरीके से बदलेगी? इन्हीं सवालों के साथ हम एक खास पैनल के साथ आज करेंगे सबसे बड़ी बहस। तो बड़ी बहस में आज हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले आपको जल्द से अरविंद केजरीवाल का वो बयान और उस पर केशव प्रसाद मौर्य और अनुराग भदौरिया का बयान भी सुनवाते हैं कि राजनीति में बयानबाजी अब किस तरीके से तेज हो गई है। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में यूपी के बहुत भाई बहन रहते हैं। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाई गई है, दिल्ली में रहने वाले कई यूपी के लोग मेरे पास आए। यूपी से भी बहुत सारे लोग और बहुत सारे संगठन मेरे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं जी आम आदमी पार्टी को यूपी का चुनाव लड़ना चाहिए। जो सुविधाएं आपने दिल्ली में दी हैं वो यूपी में रहने वाले हमारे परिवारों को भी मिलनी चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि हमारी छोटी सी पार्टी ये कैसे करेगी, तो उन्होंने कहा जी यूपी की जनता अब इन पुरानी पार्टियों से बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। यूपी के लोग ही आगे आएंगे, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेंगे और यूपी को अपनी जागीर समझने वाले इन बड़े बड़े नेताओं को हराएंगे। यूपी में हर पार्टी की सरकार आई, लेकिन अपने घर भरने के सिवा किसी ने यूपी के लिए कुछ नहीं किया। आज छोटी छोटी सुविधाओं के लिए यूपी के लोगों को दिल्ली क्यों आना पड़ता है? अगर कानपुर में रहने वाले किसी परिवार को अपने बच्चे के लिए अच्छा कॉलेज चाहिए तो उसे दिल्ली भेजना पड़ता है। गोरखपुर में रहने वाले किसी गरीब परिवार को अपने माता पिता का इलाज करवाना है तो उसे दिल्ली आना पड़ता है। आखिर क्यों? क्या भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा विकासशील राज्य नहीं बन सकता, विकसित राज्य नहीं बन सकता? अगर इतने ही लायक होते तो माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को कोरोना संकट में जब पूरी तरह से दिल्ली डूब गया था तो बचाने के लिए उन्हें आगे नहीं आना पड़ता। वह असफल मुख्यमंत्री हैं। 2 करोड़ की आबादी की सेवा करने की भी उनकी सामर्थ्य नहीं है।
वो उत्तर प्रदेश के सपने मुंगेरी लाल की तरह ना देखें। चलो। हम लोग हमेशा अर्जुन की तरह होते हैं जो अपने लक्ष्य पे निशाना लगाते हैं कि कैसे हम लक्ष्य होता है हमारा कि उत्तर प्रदेश में कैसे विकास हो। हमारा लक्ष्य होता है यहाँ पे कैसे रोजगार पैदा हो। हमारा विकास होता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। हमारा लक्ष्य होता है यहाँ महिला सम्मान हो, किसानों का सम्मान हो, यहाँ पे बेरोजगारी एकदम ना के बराबर हो। जिस तरह से हमने 2012 में 17 से काम करके दिखाया है, उसी पे 2022 में समाजवादी लोग वोट मांगेंगे। जो हमने 12 से 17 में काम किया है, उसी आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी की बाईसाइकिल को दौड़ाएगी और बाईसाइकिल की सरकार बनाएगी। तो चलिए बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद होगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ अफरोज आलम साहब हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। स्वागत है अफरोज आलम साहब आपका। कैसे आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की घोषणा को आम आदमी पार्टी की ओर से जो की गई है? कई सवाल भी खड़े किए गए हैं। किन मुद्दों के साथ आप जा रहे हैं और क्या आपको उम्मीद है कि सफलता मिलेगी? देखिए, 2012 में जब से पार्टी बनी है उसके बाद से बहुत से चुनाव हुए हैं, जिनमें हम लोगों ने हिस्सा लिया, खासकर पंजाब हो गया। तो 2014 के लोकसभा चुनाव में जब इतनी बड़ी एक लहर बना दी गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसके बावजूद भी पंजाब में हमने 4 लोकसभा सीटें निकाली। और इवन ये भी 2015 के चुनाव में और उसके बाद भी दिल्ली में 3 मरतबा लगातार जीत। इस बात का संकेत है कि जनता बदलाव चाह रही है। जिस तरह से दिल्ली की जनता बदलाव के लिए आगे बढ़ी है, अब उत्तर प्रदेश भी देख रहा है कि किस तरह से अरविंद जी ने आज ऐलान किया है 2022 के चुनाव के लिए। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि हमारी तरफ से कि जनता ही चुनाव लड़ेगी यूपी का भी। जिस तरह से 3 मरतबा हमने सरकार बनाई है और जिस तरह से हमने दिल्ली मॉडल को पूरी दुनिया में, देश में, दुनिया में फैला के रख दिया। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पानी, बिजली, आम आदमी की सारी जरूरतों का हमने पूरी तरीके से ख्याल रखा है। हमने ये कोशिश की है कि जो नीचे तबके का है, बिल्कुल गरीब से गरीब आदमी भी अपने कम से कम जीवन को थोड़ा अच्छा बेहतर बना सके, उसके बच्चे भी अच्छी शिक्षा पा सके, उसके घर में भी बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं हो। मैंने इवन यहाँ तक कि उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए भी चीजें हम लोगों ने सुनिश्चित करके रखी हैं कि उनके बच्चे जो 10 साल 20 साल के बाद जो नई पीढ़ी होगी, उनके लिए भी दिल्ली की जो सरकार है उसने पूरा इंतजाम करके रखा है। उसी तर्ज पे जब यूपी की बारी आई है तो यूपी भी हमें पूरी तरीके से हमें उम्मीद है कि यूपी भी हमको खुले हाथ से बिल्कुल मौका देगा। और जिस तरह से दिल्ली में काम हुए हैं बेसिक चीजों पे, जनता के 4 चीजों पे, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली, पानी, जिस तरह से बुरा हाल योगी आदित्यनाथ की सरकार ने करके रखा हुआ है बिजली के मामले में, आप ले लीजिए स्मार्ट मीटरों के स्कैम्प ले लीजिए, जिस तरह से जनता को चूसने का काम किया जा रहा है कि जो कुछ भी कोरोना काल में खत्म कर चुकी है अपने जेब को, अपनी संपत्ति को जनता, बेरोजगार लोग हैं, जिस तरह से बेरोजगारी फैली हुई है उत्तर प्रदेश में, उसके बावजूद भी सरकार किसी तरह से भी रहम नहीं कर रही है यूपी की जनता के ऊपर। उसको मिटाने का काम करेगी अरविंद केजरीवाल की टीम। आप उत्तर प्रदेश की बात करिए, जहां तक कि अभी आप हाल ही में देख लीजिए जिस तरह से कोरोना घोटाला हुआ है, जिस तरह से मतलब आपका में भी अवसर, ये कहते हैं ना भाजपाई बिल्कुल मौका ही नहीं देते हैं कोई भी जनता को लूटने का। हर तरह से ये लूट मचाए हुए हैं। आप किसानों को ही देख लीजिए किस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है। उसी तरह कोरोना काल में भी उन्होंने जनता को लूटा। लेकिन अफरोज साहब कोरोना को लेकर के तो आपकी सरकार पर भी लगातार बीजेपी ने सवाल उठाए, बाकी दलों ने भी सवाल उठाए कि आप नियंत्रण नहीं कर पाए। और देखिए बीजेपी सवाल उठाएगी, उसको मालूम है। लॉकडाउन खुलने के बाद जो दिल्ली से छोड़ के लोग जा चुके थे वो वापस आए। आप उसे थर्ड वेव कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, कुछ दिनों के लिए, 2 से 4-5 दिनों के लिए थोड़ा सा रेशियो बढ़ गया था। लेकिन आज की डेट में आप उठा के देख लीजिए, आप आंकड़े देख लीजिए, बिल्कुल जो पुरानी स्थिति में आ गई है। दिल्ली पूरी तरह सर्वाइव कर चुकी है। आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए ना, यहाँ तो जांचों का ही आंकड़ा देख लीजिए, जांचें नहीं हो रही है। 3-3 कहते हैं ना जिलों में जिस तरह से घोटाला कोरोना जांच के नाम पे हुआ है, तो खुल के इनकी कलाई सामने आ गई है। ये किताबी बातें करते हैं, इन्हें जनता से कोई प्यार ही नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता वैसे ही 72 साल से तरफ से 4 पार्टियों में अदला बदली होती चली जा रही है, कभी ये आगे कभी वो आगे, लेकिन जनता का ख्याल किसी ने नहीं किया। अपनी जेबें भरना, अपने खजाने भरना इनका पूरा उद्देश्य रहा है हमेशा से। लेकिन अरविंद केजरीवाल की ऐलान के बाद अब इनके अंदर डर बैठेगा और ये पूरी तरीके से डरना चाहिए इनको कि एक ईमानदार पार्टी
जो दिल्ली में 3 साल से लगातार शासन, 3 सेशन से शासन में है, उसके बाद उसकी जनता को जो जो चीजें मिली है वो हमारा वादा है उत्तर प्रदेश की तो जनता आपको से, लगता है वो अफरोज सारी चीजें आलम उनको मिलनी कि चाहिए। उत्तर प्रदेश में फ्री वाली पॉलिटिक्स कामयाब हो पाएगी? फ्री कुछ नहीं होता है। हर एक छोटा सा जो रिक्शा चलाने वाला है वो भी टैक्स देता है, वो बीड़ी खरीदता है, माचिस खरीदता है, तेल साबुन जो भी चीजें वो खरीदता है उसमें उसका टैक्स का पैसा जाता है। ये मत कहिए कि फ्री नहीं है, वो ये उसका आपके हक है। नेता कहते हैं कि टैक्स हम वो बिजली GST के फ्री रूप में करेंगे, देता हम है, पानी फ्री हमारी देंगे। सरकार उसको वापस करेगी। और अरविंद सभी केजरीवाल सरकारों का बयान लक्ष्य कहता है होना कि चाहिए वहां पर क्यों कि नहीं जो हो सकता जनता- है। लगता है अफरोज आलम साहब का संपर्क टूट गया, हम कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल अब इस बात को लेकर के है कि आखिरकार क्या आम आदमी पार्टी यहां पर कामयाब होगी, क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और अब इससे पहले आम आदमी पार्टी की ओर से उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में भी पूरी तरह से लड़ने का ऐलान किया जा चुका है। वहां पर भी पार्टी तैयारी कर रही है। अगला कदम उत्तर प्रदेश को लेकर के ऐलान किया गया, और इस बात को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने कहा कि क्यों आखिरकार विकसित राज्य नहीं बन सकता है, क्या देश का सबसे बड़ा राज्य विकसित नहीं बन सकता, छोटी छोटी सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश के लोगों को दिल्ली क्यों आना पड़ता है, यह सवाल उनकी ओर से किया गया। इस बात को लेकर के राजनीति गरमाई, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चला है। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश की राजनीति में एंट्री मारने से आखिरकार नुकसान किसको होगा? क्या आम आदमी पार्टी को यहां पर फायदा पहुंचेगा? आम आदमी पार्टी अपनी इच्छा के मुताबिक सीटें जीत पाएंगी? राजनीतिक समीकरण, चूंकि अगर हम उनकी बात करें दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलग हैं। इससे पहले दिल्ली की बात की जाए तो वहां पर आम आदमी पार्टी की ओर से कई सुविधाएं लोगों को देने की वकालत की जाती रही है, दी भी गई, ऐसा दावा पार्टी की ओर से। तो एक बार फिर से हम अफरोज आलम का रुख करेंगे। आलम साहब, मेरा सवाल यह था कि आपके नेता ने कहा, और चूंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देखिए हम यहां पर सत्ता में आए, उसके बाद में फ्री में लोगों को पानी दिया जा सकता है, क्यों नहीं दिया जा सकता, बिजली फ्री में क्यों नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी सुविधाओं के लिए भारत के सबसे बड़े राज्य के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली आने के लिए मोहताज क्यों हैं? जी बिल्कुल, आप ये देख लीजिए कि 2 करोड़ की जनता जो आज बिल्कुल पूरी तरह से खुश है, वो ऐसी चीज नहीं है कि जो कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो उत्तर प्रदेश में नहीं किया जा सकता है। 24 करोड़ की जनता को भी वही फायदा दिया जा सकता है। अच्छी कहते नहीं है कि एक नियत साफ होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो कि मौजूदा राजनीति परिपक्ष में आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में कहीं भी नजर नहीं आ रही है। हमारी पार्टी ने करके दिखाया है और हम इस चीज को बिल्कुल पूरी तरीके लेकिन ये भी सच है, ये भी सच है आलम साहब कि आप जहां पर दिल्ली के बाहर चुनाव लड़े वहां पर इच्छा के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली। देखिए 8 साल पुरानी पार्टी के लिए अगर पंजाब में 4 सीटें एमपी की निकालना और 22 सीटें हमारी जो विधायकी की निकली हैं, एमएलए की निकली हुई हैं, ये कम अचीवमेंट नहीं है। आप 84 का इतिहास भारतीय जनता पार्टी का उठा के देख लीजिए, 2 सीटों पे थे। आज अगर वो पूरे देश में अपनी मनोबली या अपना जिस तरह से भी उन्होंने काम किया है तो वहाँ है, तो हम भी आगे बढ़ रहे हैं और हम भी अपनी बातें जनता के सामने रख रहे हैं, उनको दिख भी रहा है। उनसे तो बेहतर स्थिति में हम आज की डेट में हैं। जिस तरह से हमने 8 सालों में 3 मरतबा सरकार बनाई है दिल्ली के अंदर, और दूसरे राज्यों में भी हमारी पहल हो चुकी है, तो हम मुझे लगता है कि हम उनसे तेज जा रहे हैं क्योंकि चीजें हमारी बेहतर है उनसे। हमारा प्लान जो है, हमारा जो इंडिया को बिल्कुल शाइन कर देने का प्लान है, वो लोगों को समझ में आ रहा है। हम बहुत ही जल्दी आपको दिखेंगे कि कैसे हमने इंडिया को बदलने की कोशिश की है, दिल्ली को बदला है। अब यूपी की भी बारी है, सामने आपको जल्दी नजर आने वाला है। लेकिन अफरोज आलम साहब, चूंकि देखिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश में फर्क है, और बीजेपी आरोप लगा रही है कि छोटा सा एक राज्य नहीं संभाल पा रहे हैं। वे बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े राज्य में चुनाव लड़ने की, यहाँ पर स्थितियां बदलने की। बड़ा ही हास्पद आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी, संभाल नहीं पा रहे हैं। 3 साल से जनता ने मौका दिया है, अगर ऐसा ही कुछ होता, अगर फेलियर होते तो अब तक बाहर कर दिया होता। जनता ने इनको पूरा जवाब दिया है, इनको 3 पे 8 पे समेट के रख दिया है, मौका ही नहीं दिया। अब ये यानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात है, इनको डर लग रहा है उत्तर प्रदेश में। अगर एक सवाल और आलम साहब मेरा आपसे, जब आप उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं तो आपका मुकाबला सीधे तौर पर किससे होगा? हमारा मुकाबला सीधे तौर पे उन पार्टियों से है जो दलगत पार्टी हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश जनता को बिल्कुल गर्त में रखा हुआ है। हम उनके लिए काम करेंगे। हमारे तरफ से चुनाव पार्टी नहीं लड़ेगी बल्कि जनता लड़ेगी। जिसने भी दिल्ली को देखा है, दिल्ली मॉडल को देखा है, वो हमारे साथ है। इवन ये मैं नहीं कहता हूँ कि हर एक शख्स, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, अगर बिजली फ्री होगी वो सबके लिए होगी, पानी फ्री होगा सबके लिए होगा।
स्वास्थ्य है, शिक्षा है, वो सबके लिए फ्री होगी। हमारे ठीक है, मैं आपको रोक रहा हूं। जावेद अहमद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। जावेद साहब, स्वागत है आपका भी। और सवाल इस बात को लेकर के कि देखिए, उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी की ओर से ऐलान कर दिया गया कि इस बार के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। कितनी बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने आप मान रहे हैं? देखिए हेमंत जी, हमारा संविधान, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था और पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट हर राजनीतिक दल को, हर बालिग शहरी को कहीं पर भी चुनाव लड़ने का अधिकार देता है। और आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में आ रही है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन हेमंत जी, कुछ प्रश्न हैं जिनका जवाब भी आम आदमी पार्टी को देना पड़ेगा। आदरणीय अन्ना हजारे जी के आंदोलन की कोख से उपजी ये पार्टी, और केजरीवाल जी को उसके पहले कोई नहीं जानता था, या पूरी टीम को कोई नहीं जानता था। लोकपाल के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ ये बड़ी शिद्दत के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर 1000-2000 लोगों के साथ लेकर बैठे रहे और लड़ते रहे, और किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं रहे, और उसके बाद सत्ता की राह पर चल दिए। मैं सवाल ये कर रहा हूं कि जब अन्ना हजारे की कोख से, आप आंदोलन की कोख से निकले हैं, जब से आप सत्ता में आए हैं, लोकपाल के लिए आपने कितने आंदोलन किए? जो अन्ना का आंदोलन था उसकी स्क्रिप्ट नागपुर में लिखी गई कि झंडेवालान में लिखी गई, उसको स्पॉन्सर्ड किसने करने का काम किया? आपने नरेंद्र मोदी के जन विरोधी कार्यक्रमों का अब तक कितना विरोध किया है? ये भी तो उत्तर प्रदेश की जनता को आपको बताना पड़ेगा कि आप आएंगे सीधे और झाड़ू लेके सब साफ करके चले जाएंगे। तमाम से सवाल हैं, उनका स्वागत है, लेकिन राजनीति में, लोकतंत्र में आपको सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे, और वो केजरीवाल जी दे, आम आदमी पार्टी दे, या उनका कोई भी नेता दे। ये प्रश्न जी, उस पर आता हूं, मेरे साथ उस पर आता हूं, मैं आपके पास वापस नहीं, आता हूं। किसको डर हमारे लगता साथ है? भारतीय राजनीति जनता में पार्टी की कांग्रेस विधायक किसी से नहीं सरिता डरती। भदौरिया जुड़ चुकी कांग्रेस अगर हैं। डरती सरिता है जी, तो स्वागत है देश आपका के इस बड़ी बहस में जनता से डरती इंडिया है। न्यूज पर। कांग्रेस सरिता जी, आपका एक रिएक्शन चाहता हूं। अफरोज आलम, आम आदमी पार्टी के नेता, हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। जावेद अहमद, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। मैं आपका रिएक्शन चाहता हूं, कैसे देख पा रही हैं आप? आम आदमी पार्टी की ओर से ऐलान किया गया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी एंट्री हो रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश को वो दिल्ली ना समझें। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत स्वाभिमानी है। उत्तर प्रदेश की जनता विकास के रास्ते पर चलना पसंद करती है और स्वाभिमान के साथ राजनीति में सहयोग करना पसंद करती है। उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली की तर्ज पर आम आदमी पार्टी के लोगों को अपनाने वाले नहीं है। यहाँ पर ना तो उनका कोई संगठन है। मैं पूछ रही हूँ आदरणीय केजरीवाल जी से कि बनारस चुनाव लड़े थे आदरणीय मोदी जी के सामने, और उसके बाद कितने बार वो बनारस गए हैं हारने के बाद, ये बताएंगे उत्तर प्रदेश की जनता को? दिल्ली की जनता स्वाभिमानी नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी को चुना है तो उसका स्वाभिमान खत्म हो गया, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, दिल्ली की जनता भी स्वाभिमानी है, लेकिन दिल्ली की जनता इनके बहकावे में आ गई, और इन्होंने जो प्रलोभन दिए कि हम फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, उससे दिल्ली की जनता, लेकिन आप ये कहना चाहती हैं कि दिल्ली, जवाब दीजिए। जो सरिता भदौरिया ने सवाल किया उसका जवाब दीजिए। मैं उन्हीं की बात का जवाब दे रहा हूँ। जिस तरह से आपने जातिवाद और धर्म के नाम पे लोगों को यहाँ पे जोड़ के रखा हुआ है, उसका भ्रम अभी टूटने वाला है। जिस तरह दिल्ली में ये चीजें बदली है, आपने बहुत कोशिश की। देखिए, आपने बहुत, मेरी बात सुनिएगा, पूरी बात सुनिएगा, फिर आप सवाल करिएगा। तो जो अभी चुनाव में आपके साथ जो हुआ है, आपने बहुत कोशिश की किसी भी तरह से धर्म के नाम पे ले आए और भड़का लिया जाए, उसमें आपने बहुत कुछ करने की कोशिश की। लेकिन दिल्ली की जनता बहुत समझदार हो चुकी है। उसने फायदे उठाए हैं। उसने जनता का और लोकतंत्र का मतलब समझ में आया है कि एक्चुअली में होता क्या है लोकतंत्र। अगर सत्ता जो शासन है सही हाथों में होना चाहिए, उस तरह से दिल्ली में हुआ है। उसको फायदे मिल रहे हैं, उसको स्वास्थ्य में फायदे मिल रहे हैं, उसको शिक्षा में फायदे मिल रहे हैं, उसके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो रहा है। वो आपसे देखा नहीं जा रहा है। वो भी आप भी चाहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश ऐसा हो जाएगा तो हमारी जो सैकड़ों सालों से चली आ रही राजनीति है उसका मटियामेट हो जाएगा। इसलिए आपका ये डर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप समझ लीजिए, आपका जो कहना झोला उठाने का टाइम आ चुका है। उत्तर प्रदेश में का नारा है कि 2022 हमारा है। बस इस बात का यही एक जवाब मेरे समझ में आता है। जी,
सरिता भदौरिया जी, सरिता मैं भदौरिया बोलूं? जी, एक बात और कही गई, एक बात ये कही गई कि केजरीवाल सरकार ने जहां पर दिल्ली में सरकारी स्कूलों में विश्व स्तरीय स्विमिंग पूल बनाए, वहीं योगी सरकार ने अस्पतालों को स्विमिंग पूल में तब्दील कर दिया। ये आम आदमी पार्टी का आरोप, और इसके साथ ही मुखरता से कह रहे हैं कि अब की बार हम आएंगे। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में नए 13 मेडिकल कॉलेज दिए हैं। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में प्राइमरी विद्यालयों का कायाकल्प किया है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में कोई एक स्कूल बता दिए जिसको कायाकल्प हो चुका है। मैं 72 स्कूल बता दूंगा। आप मानवर, आप पता नहीं आप किस दुनिया में जी रहे। उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में 100% स्कूलों का कायाकल्प हुआ है। लखनऊ जिले से मिला हुआ सीतापुर जिला है। मैं आपको स्कूल का नाम बता देता हूँ, चले जाइए, देख लीजिएगा आप क्या कंडीशन कर रखी है माध्यमिक विद्यालयों की। ये हाल बना के रखा है आप उत्तर प्रदेश का। ये आपके एक उदाहरण देने से आपकी बात साबित नहीं हो जाती। लेकिन आलम साहब, कोरोना काल में जब मामले बढ़ गए, कोरोना काल में मामले बढ़ गए तो केंद्र को हस्तक्षेप करना पड़ा। मैं तो 72 उदाहरण देने के लिए तैयार हूँ आपको। आप एक उदाहरण दे दीजिए। दिल्ली का स्कूलों का कायाकल्प हुआ है। उत्तर प्रदेश के भी लोग, उत्तर प्रदेश की जनता भी देख रही है दिल्ली की तरफ, किस तरह से सुधार हुए हैं चीजों में। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के स्तर को जिस तरह से बढ़ाने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही अद्भुत एक उदाहरण स्कूलों का हमने प्राइमरी के बच्चों को, जो गरीब के बच्चे थे, उनको स्वेटर दिए, उनको बैग दिया, उनको किताबें दी, उनको आप उत्तर प्रदेश में विद्यालय की बात कर रहे हैं। हमने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में कंप्यूटर और लैपटॉप भी उपलब्ध कराने का काम किया। क्या भिखारी बना के रख लेना चाहते हैं? आपने जिस तरह से उनके रोजगार खत्म कर दिए, उनके सारी सुविधाएं खत्म करते जा रहे हैं। कोरोना काल में कोरोना काल में भी आपने कोरोना में दलाली खाने का काम किया है। आप स्मार्ट मीटरों के जरिए, बिजली के जरिए आप उत्तर प्रदेश की जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। और आप कहते हैं कौन सा विकास? आलम साहब मैं आपको रोक रहा हूँ, आलम साहब मैं आपको रोक रहा हूँ। जावेद साहब आपसे सीधा सवाल जो आम आदमी पार्टी कर रही है कि हम फ्री में, देखिए दिल्ली में हमने ये सब किया, उत्तर प्रदेश में भी ये फ्री वाली पॉलिटिक्स चलेगी क्या आम आदमी पार्टी की? मैं सरिता जी आ रहा हूं आपके पास। सरिता जी 1 मिनट में आ रहा हूं, एक कमेंट ले लो, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। जावेद साहब देखिए हेमंत जी, दिल्ली की जो आय है वो उत्तर प्रदेश के बनिस्बत और वहां की आबादी के बनिस्बत बहुत अधिक है। उत्तर प्रदेश में तो पिछले 3 दशकों में जो किसी भी दल की सरकार रही हो, उसने तो विद्युत वितरण निगम का कबाड़ा ही बैठाल दिया। कितने घोटाले हो गए। आज इन्हीं घोटालों की देन है कि आज जो है देश के अंदर सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को मिल रही है। और जो लोग ज्यादा खर्च करने वाले हैं उनको योगी जी की सरकार जो है छूट देने का काम कर रही है। अभी जो बहन सरिता जी बड़े बड़े दावे कर रही थी, ये दावे खोखले हैं। जमीन पर इनका कुछ है नहीं, धरातल पर सब कुछ खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर इनको विकास की ये बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इसी लखनऊ में मुख्यालय है, गेट नंबर 1 वाली सड़क देख लीजिए, लोक भवन के बगल से जो गली जा रही है उसको देख लीजिए, बापू भवन से जो कैसरबाग सड़क जा रही है उसको देख ले। पूरे उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ रायबरेली का। योगी जी का जो महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करने 90 लाख रुपए के लागत 500 मीटर सड़क बनी और वो 2 महीने नहीं चली और कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये सरकार आम आदमी पार्टी हो, वो भी आरएसएस की स्पॉन्सर्ड की हुई है और भारतीय जनता पार्टी भी। लेकिन जावेद साहब ये भी सच्चाई है कि पहले ही आपकी राजनीति करते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि आज आम आदमी पार्टी लोकपाल की बात क्यों नहीं करती केंद्र में? क्यों नहीं दिल्ली की सत्ता में बैठने के बाद आंदोलन करती है? आप आते हैं, कभी कमल का फूल आता है, दोनों लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जहाँ पे आपको जरूरत होती है एक दूसरे का सहारा ले लेते हैं और बदनाम करने के लिए आपको आम आदमी पार्टी मिलती है जो कि विकास कार्यों में। हमको बताइए लोकपाल कहाँ गया? अरविंद केजरीवाल जी कितने बड़े तानाशाह हैं कि अन्ना आंदोलन से लेकर और आम आदमी पार्टी तक के जो फाउंडर थे, शशि भूषण जी हो, प्रशांत भूषण जी हो, योगी यादव हो, इनको क्यों निकाला आपने?
आप बात सुनने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए। एक बड़े आप तानाशाह वो मोदी जी बैठे जवाब हुए आपकी हैं जवाब हो। और एक छोटा आपका जवाब तानाशाह नहीं होता है है जो और आप अपने किसी को अतिरिक्त सामने किसी का नहीं नेतृत्व आते। किसी इसका का कोई को मानते चलता नहीं हुआ है नहीं आपको। देख सकता। इस बात वो का कोई भारत मतलब की नहीं है, लोकतांत्रिक इसकी जानकारी व्यवस्था आपको नहीं है, का वो आप हिस्सेदार सकते हैं। नहीं हो सकता। हमको जवाब दे दीजिए, आप कहाँ जवाब गया दे दीजिए। लोकपाल, आप सुनिएगा, कहाँ गया आप लोकपाल, सुनिएगा, लोकपाल आप पे क्या सुनिएगा। किया सत्ता में मैं आने कह के रहा हूं, बाद, सुनिएगा। राजनीतिक आप दल सुनिए बनाने कैसे के बाद, करिए। चलिए, अन्ना एक के जवाब आंदोलन के पीछे जावेद कौन साहब हो है? गया। आप क्यों नहीं बताते हैं? आप इसका जवाब नहीं है आपके पास, जावेद आप साहब, जवाब दे भी नहीं सकते हैं, इसलिए कि आप सब लोग संघ की लेकर अंदर पहनकर उस आंदोलन को चला रहे थे। सुन लीजिए, आप अन्ना का आंदोलन हो, रामदेव का आंदोलन हो, स्क्रिप्ट नागपुर में लिखी गई और झंडे वादन से आप गाइड हो रहे थे और उसी आधार पर काम कर रहे थे। हमको बताइए ना। चलिए, 1 मिनट शांत हो जाइए, 1 मिनट शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए, 1 मिनट दोनों शांत हो जाइए। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, दोनों मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। जावेद साहब इतनी ज्यादा मत चीखिए। जावेद साहब इससे ज्यादा सीटें नहीं आती हैं। जावेद साहब ज्यादा बोलने से ज्यादा सीटें नहीं आती हैं। ये कोई भाषण का मंच नहीं है। 1 मिनट सुन लीजिए सरिता भदौरिया को सुनिए। 1 मिनट जावेद साहब, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जावेद साहब, आप आवाज सुन रहे हैं? आवाज सुन रहे हैं? आवाज सुन रहे हैं मेरी? शांत होंगे आप? चुप होंगे आप? सुनिए ना, मैं दे रहा हूँ जवाब। हाँ, 1 मिनट शांत हो जाइए। जावेद साहब इतना गुस्सा मत कीजिए, पानी पीजिए आप थोड़ा सा। देखिए, मैं अफरोज आलम आपके पास आ रहा हूँ, रुक जाइए 1 मिनट। 1 मिनट आलम साहब, 1 मिनट। नहीं, सरिता जी फोन पर है। गुस्से की बात सरिता नहीं, जी ये फोन पर सवाल है। होगा सुनिए हेमंत भाई। सुनिए, दोनों 1 मिनट। जवाब भी मिलेगा आपको, हाँ, जवाब सुनिए तो। जवाब लेने के लिए मैं आ रहा हूँ आप आपके सुनिए पास। सरिता जी फोन पर हैं, उनसे एक रिएक्शन लेते हैं, उसके बाद में आता हूँ आपके पास। सरिता जी, चाहती हूँ, इस तरह से चिल्लाने चीखने से कुछ नहीं हो जाएगा। अपने गिरेबान में झांक कर अपना हस्ब देखें कि क्या इनका हस्ब है। सरिता पूरे जी, देश के अंदर इनका हस्ब क्या है? सरिता जी सवाल ये कि देखिए, इधर से आम आदमी पार्टी कहती है कि कांग्रेस। अरे सरिता जी, आप भी अपना हक आप देख भी चुकी है और आगे देख लेंगी क्या हो रहा है। आज देश का किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटा जावेद हुआ साहब, है। आप चुप हो जाइए ना, आप बोल रहे हैं इतनी देर से, आप सुन तो लीजिए। अंबानी की चिंता है। मुझे आपकी आवाज कम करवानी पड़ेगी। किसानों को लाठियां देते थे। जावेद साहब सुन लीजिए, ये नहीं चलेगा। जावेद साहब, ये नहीं चलेगा कि आप लगातार बोलते रहे। ये कोई भाषण का मंच नहीं है, ये आपके भाषण का मंच नहीं है। जावेद साहब, शांति से सुनना भी सीखिए। आपने बोला इतने सवालों का जवाब दे रही है वो। ये कौन नहीं देख रहा है? जावेद साहब की आवाज को डाउन कीजिए। जावेद साहब सुन लीजिए आप। सरिता जी, मैं जावेद साहब को बताना चाहती हूँ कि इस उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश के अंदर किसानों की स्थिति क्या थी। ये भूल गए कि सहकारी समितियों पर किसानों को खाद बीज के बदले में लाठियां दी जा रही थी। मोदी सरकार ने आकर किसानों के लिए खाद और बीज उपलब्ध कराने का काम किया। मोदी सरकार ने किसान के लिए सीधा पैसा 6,000 रुपया उसके अकाउंट में पहुंचाने का काम किया। मोदी सरकार लेकिन ने आम आदमी विभिन्न पार्टी योजनाओं के सरिता जी कह माध्यम रही से है, किसान की सरिता आय जी, दुगनी आम करने आदमी की पार्टी बात। कह रही है कि उत्तर प्रदेश में 100% बिजली बिलों में छूट चाहिए, तो आम आदमी पार्टी को लाइए। नहीं, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कुछ है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में तो आम आदमी पार्टी की अभी एंट्री नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के नेता लड़े थे बनारस में, और लड़ने के बाद, हारने के बाद आज तक उत्तर प्रदेश में दोबारा आए नहीं बनारस में। पूछिए आप उनसे कितनी बार बनारस आए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में आपको सिर्फ आम आदमी पार्टी के अलावा कोई और अगर झंडा नजर आ जाएगा तो बताइएगा। जमीन पे काम कर रहे हैं। किसी भी जिले में संगठन नहीं है। ये सवाल सरिता भदौरिया पूछ रही है कि कौन आम आदमी पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश में आए। अरविंद केजरीवाल आखिरी समय कब आए थे? बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा दिया आपने। मध्य प्रदेश के लोगों को दिल्ली से भगा दिया। उत्तर प्रदेश के लोगों को दिल्ली से भगा दिया। लोग सर पर पोटली रख के वहाँ से निकले, और भूखे और प्यासे लोग, जिनको उत्तर प्रदेश की सीमा पर हमारे योगी आदित्यनाथ जी की व्यवस्था के कारण से हम सब लोगों ने उनका साथ दिया, उनको वाहन उपलब्ध कराया, उनको भोजन उपलब्ध कराया, मेडिसिन उपलब्ध कराया। आप उस जनता की बात कर रहे हैं जिसको आपने चुनाव में गुमराह करके। नाथ की जो बहकावे भ्रम की राजनीति है, उसकी पोल खोल देता हूँ। यहाँ पे ऐलान होता है कि 1100 बसें तैयार हैं। आप मीडिया के जरिए, आप सोशल मीडिया के जरिए
एक चर्चा बसें थी नहीं, कई स्कूटर के नंबर थे। लेकिन आलम साहब मेरा सवाल है, आलम साहब एक मिनट आलम साहब एक मिनट मेरा सवाल सुनिए। सरिता जी एक मिनट, सरिता जी एक मिनट मेरा सवाल सुनिए। आलम साहब केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि 2 करोड़ आबादी वाली दिल्ली आपसे संभल नहीं रही है। अफरोज आलम सुन लीजिए, केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि 2 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली आपसे संभल नहीं पा रही है। 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं संभालने की। मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखिए। और बीजेपी ने यह भी कहा कोरोना का संकट काल चल रहा था, केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा कि मामले कैसे कम हो सके। ये भी बीजेपी ने कहा। कोरोना काल की बात कर रहे हैं आप, मैं कोरोना काल की ही बात कर रहा हूं। जिस तरह से दिल्ली को फंड के मामले में 0 रखा केंद्र सरकार ने, उसके अपने बल के ऊपर दिल्ली की सरकार ने जैसे संकट का सामना किया है, कोरोना को किसी भी दिल्ली की जनता को परेशान नहीं होने दिया, ना ही किसी तरीके से उनको उनके स्वास्थ्य से कोई खिलवाड़ किया। केसेस बढ़े, बहुत रिक्वेस्ट की गई, हस्तक्षेप करिए अमित शाह जी हस्तक्षेप करिए। उनके सहयोग मांगा हमने सेंट्रल से, जैसे भी सेंट्रल ने सहयोग किया, मैं नहीं कर रहा हूं। आपने सहयोग मांगा आलम साहब, क्योंकि आपसे स्थिति संभल नहीं रही, उन्होंने सहयोग किया, स्थिति को संभाला, इस बात को स्वीकार करते हैं। एक बात ये समझ लीजिए, स्थिति संभालने में अगर आपका सहयोग मांग रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का आपने सहयोग मांग रहे हैं, उसमें बुराई क्या है? नहीं, कोई बुराई नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुराई है। कैसे काम करेंगे? आप पैसा नहीं देंगे तो कैसे काम करेंगे? आप चीजें मुहैया नहीं कराएंगे तो कैसे काम करेंगे? 65,000 करोड़ के बजट में दिल्ली को वापसी क्या मिलती है? अगर आप सुविधाओं के नाम पे भी हाथ छोड़ देंगे तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको रहने का हक क्या रह जाता है? अगर आप इस बात के लिए आ रहे हैं कि हम जो कुछ है सारा क्रेडिट मैं लेके जाऊंगा, तो लेकिन सवाल तो इस बात का भी है ना कि पहले जब अरविंद केजरीवाल वाराणसी आए, वाराणसी की जनता ने उनको दरकिनार कर दिया, वाराणसी की जनता ने उनको दरकिनार किया। अब स्थितियां क्या बदल गई हैं? क्या बिल्कुल बदल गई हैं। कैसे बदल गई? देखा होगा लॉकडाउन के बाद जो वेव आई थी उसमें कितना बदलाव हुआ। आज के दिन के आप आंकड़े उठा के देख लीजिए किस तरह से हम लोगों ने कंट्रोल किया दोबारा भी। अब इस बार की सहायता में भी हम अमित शाह जी को योगदान के लिए कहते हो ना कि मैं सारा क्रेडिट देने के लिए तैयार हूँ। हमारा क्रेडिट कौन लेगा इससे कोई मतलब नहीं रहता है। हमारी जावेद साहब, चलिए जावेद साहब एक कमेंट जल्दी से इस बात को लेकर के, क्या दिल्ली की राजनीतिक स्थितियां जातिवाद के फैक्टर से, बाकी तरीके से, और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थितियां तमाम कारणों से उसी तरह की बराबर की मेल खाती हुई है कि आम आदमी पार्टी को दिखाई दे रहा है? नहीं, देखिए हेमंत जी, ये तो हम आप सब समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां राजनीतिक क्या हैं, यहाँ की समस्याएं क्या हैं, यहाँ पर किस तरीके की समस्याएं हैं, उनका निदान क्या है, ये समझ जो है हर राजनीतिक दल को नहीं हो सकती। वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसके लिए हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से केजरीवाल जी हो या उनका संगठन हो, उसने उत्तर प्रदेश के लिए या जिन मुद्दों के आधार पर वो उन्होंने अपनी राजनीतिक दल बनाया था और सत्ता में आए थे, उसके लिए सत्ता में आने के बाद उन्होंने क्या किया है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप कहीं धरातल पर है नहीं। एक तरीके से आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस का यहाँ की राजनीति अलग ढंग से प्रभावित होती है। दिल्ली की क्या समस्याएं हैं, दिल्ली में जो समस्याएं हैं, आज भी आप देखिए ट्रैफिक की क्या समस्या है। आप जहां पर 4-4 घंटे फंस सकते हैं, आप उसका निदान नहीं हो पाया। दिल्ली में प्रदूषण की स्थितियां क्या है, किसी एक स्कूल को, किसी एक हॉस्पिटल को मॉडल के रूप में बना देना और उसके बाद दूसरे तर्ज पर उसको दिखाना, ये कोई समस्याओं का निदान नहीं हो सकता है। उसी अहंकार से आप उत्तर प्रदेश में 0 है और 0 से भी नीचे चले जाएंगे। आपने समझा ही नहीं उत्तर प्रदेश को। अगर आपने समझा होता तो ये हालात उत्तर प्रदेश के ना होते और आप भी यही होते। लेकिन अफसोस कि आप उत्तर प्रदेश को समझ नहीं पाए और आप लोग अहंकार में, पुरानी पार्टी होने के नाते आपने शासन किया, उस अहंकार ने ही आपको आज डुबोया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में आपका जो वजूद खत्म हुआ है उसका आलम साहब ठीक है, आलम साहब ठीक है। सरिता जी, मैं ये कह रही हूँ, अफरोज आलम कह रहे हैं कि हमने देखे कोरोना काल में कितना बेहतरीन काम किया। उन्होंने वो ये भी कह रहे हैं कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया,
किसानों के क्षेत्र में काम किया, बिजली को लेकर के काम किया, और सीधा सीधा लगातार ट्विटर पर ये लगातार पोस्ट भी की जा रही है आम आदमी पार्टी की ओर से कि अगर आपको अच्छी शिक्षा चाहिए तो आम आदमी पार्टी को लाइए, अगर आपको किसानों को बिजली मुफ्त चाहिए तो आम आदमी पार्टी को लाइए, और तमाम बातें कह रहे थे। आपने सुना एक आरोप यह भी कि उन्होंने बिल्कुल केंद्र के तौर पर जो पैसे देने चाहिए थे वो दिए नहीं, और इस तरह से उनको सहयोग मांगना पड़ा, उसमें तो कुछ गलत नहीं था। देखिए, केंद्र से सहयोग मांगना इनका अधिकार था और इनको मांगना भी चाहिए था, लेकिन जब ये चुनाव में आए थे तो लोगों से बड़े बड़े वायदे कर रहे थे कि हम बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे। आखिर इनके पास कुछ इनका बजट अपना होगा ना, आपातकाल के लिए कुछ बजट इनका होगा। इन्होंने दिल्ली से कितने लोगों को भगा दिया, अफवाह फैला के बिहार के लोग भागे, मध्य प्रदेश के लोग भागे। इन्होंने कहा हम वाहन उपलब्ध करा रहे हैं, और सारे लोग सर पे कपड़े लेके भूखे प्यासे अपने पूरे परिवार को लेकर उत्तर प्रदेश से निकल रहे थे। बिहार के लोग निकल रहे थे, मध्य प्रदेश के लोग निकल रहे थे। सर आप बीच में बोल रहे हैं, उनको सुनाई नहीं देगा। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने सारे लोगों को उनके स्थान तक, गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की, उनको फ्री मेडिसिन उपलब्ध कराया, उनको भोजन उपलब्ध कराया, राशन उपलब्ध कराया। ऐतिहासिक काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने सरिता जी, एक सवाल उन्होंने पूछा और मैं ये कि भी भारतीय कहना जनता चाहती हूँ कि पार्टी किसी समय 2 सीटों पर थी, आज देखिए आगे बढ़ी ना। हम भी उस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं तो गलत क्या है। और इस बार आम आदमी पार्टी जब चुनाव लड़ेगी तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक नक्शा उत्तर प्रदेश का बदल जाएगा। ये तो समय आने पर पता लगेगा। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में, मैं कह रही हूँ कि खाता नहीं खुलेगा, खाता नहीं खुलेगा आम आदमी पार्टी का, क्योंकि ये बात करते हैं लोगों को भिखारी बनाने की। ये कहते हैं हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, और देते कुछ नहीं है। मैं इनसे कह रही हूँ कि ये दिल्ली के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएं, ये दिल्ली के लोगों को कोविड-19 जैसी बड़ी भयानक स्थिति से निकलने के लिए सहयोग प्रदान करें। ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल बातें कर रहे हैं। ये आंदोलन के कोख से निकली पार्टी और दिल्ली के लोगों को कैसे इन्होंने गुमराह करके अफरोज आलम, मेरा सवाल है आपसे, आपने सरिता जी को सुन लिया। आलम साहब, मेरा सवाल आपसे है, आपके नेता अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि छोटी छोटी सुविधाओं के लिए यूपी के लोगों को दिल्ली क्यों आना पड़ता है? दिल्ली में सारी सुविधाएं तो आपने विकसित नहीं की। दिल्ली इस देश की राजधानी है, आप किसी को रोक सकते हैं? देखिए, मैं किसी को नहीं देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है, कोई आदमी देश में कहीं भी जाए। हमारे महाराष्ट्र में जाते थे, उनके लिए नोएडा में अलग सवाल का जवाब मुझसे चाह रहे हैं तो सुन लीजिए। आप इसे एक मिनट सरिता जी उनका जवाब सुन लीजिए ना, मैं सवाल किया जी। आप ये बताइए, 72 सालों में अगर ये प्रदेश इस तरह से बर्बाद रहेंगे और दिल्ली की तरफ देखेंगे तो ये क्या अच्छा साइन जाता है? आपने इसका मतलब पूरे देश को लूटने का काम किया। उत्तर प्रदेश की बात आ जाइए, अगर उत्तर प्रदेश को लोगों को योगी आदित्यनाथ के शासन में अगर आप कह रहे हैं बहुत सी सुविधाएं दी है, स्वास्थ्य का क्षेत्र सही किया है आपने, तो दिल्ली जाने की जरूरत क्या है? तो आप ये कहना चाहते हैं आलम साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही दिल्ली में सारे शिक्षा के इंस्टीट्यूट इस तरह से बदल गए हैं, दिल्ली में सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं आपकी सरकार के आने के बाद हुई है कि बाकी देश के तमाम हिस्सों से लोग वहां पर दिल्ली आ रहे हैं? बिल्कुल बदलाव आया। मैं डंके की चोट पर इस बात को कह रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश की हालत बदहाल ना होती तो लोगों को दिल्ली जाने की जरूरत क्या थी? रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए। इनको और राज्यों में दिल्ली की तरफ क्यों देखना पड़ता? ये हाल जो सवाल पैदा हुआ है, एक मिनट सरिता जी, सुनिए सरिता जी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया? संकट की घड़ी में उन लोगों को दिल्ली से बाहर करवा दिया। उनके वाहन की व्यवस्था नहीं थी, उनके भोजन की व्यवस्था नहीं थी, उनके मेडिसिन की व्यवस्था नहीं थी, और ये बात करते हैं कि पूरे देश के लोग दिल्ली की तरफ देख रहे हैं। आलम साहब सुन तो लीजिए, थोड़ा सुन तो लीजिए। 4 वर्षों की बात करती हूँ कि उत्तर प्रदेश अब वो उत्तर प्रदेश दिया है जो दिल्ली जावेद अहमद साहब अफरोज आलम कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के आने के बाद ही दिल्ली में व्यवस्थाएं सुधरी, उससे पहले तो दिल्ली थी ही नहीं। बिल्कुल 4 साल में उत्तर प्रदेश ने जो प्रगति की है क्षेत्र में वो ऐतिहासिक है। दिल्ली में इन्होंने सारे फ्लाईओवर बना दिए, अस्पतालें बना दी और सारे के सारे इंस्टीट्यूट बना दिए। 56 इंच का सीना, झूठ बोल के जीना, ऐसे बहुत से लोग इस देश के अंदर हैं। दिल्ली को फ्लाईओवर कितने दिए इतनी बड़ी संख्या में? दिल्ली को मेट्रो किसने दी?
दिल्ली जो आज चकाचौंध है ये किसने बनाई? हमको बताया आम आदमी पार्टी कि कितने उसने इलेक्ट्रिक पोल लगाए, कितने किलोमीटर इलेक्ट्रिक लाइन उसने दी है, उसने क्या किया है बताए? दिल्ली को कांग्रेस ने चमकाया है। आप यह याद करिए कांग्रेस का वो शासन का कि फ्लाईओवर का जाम पूरी दिल्ली में बिछ गया था। केजरीवाल जी ने कितने फ्लाईओवर बनाए, कितने हॉस्पिटल बनाए नए, कितने स्कूल बनाए नए। एक जरा उसकी एक सूची दे देना। दावे करना बड़ा आसान है, लेकिन धरातल पर वही भाजपा की तरीके से सब कुछ खोखला है। जितने वादे थे वो सब वादे रह गए, झूठ बोलना। हमको पूछ रहे हैं कि अन्ना की कोख के आंदोलन की कोख से पैदा केजरीवाल जी बताएं कि अब लोकपाल कहाँ है? किसके इशारे पर लोकपाल के लिए आंदोलन चला था? आज उसका कोई जवाब नहीं दे रहे, इधर उधर घूम रहे हैं। बता दें कितने फ्लाईओवर बने हैं, बताएं कितने हॉस्पिटल बनाए दिल्ली के अंदर, बता दें कितने प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल बनाए हैं केजरीवाल जी ने। इसकी कोई सूची है? कुछ नहीं है। थोथा चना बाजे घना, वही स्थिति है इन लोगों की। क्योंकि निकले तो उसी नागपुर से है ना, उसी झंडे वालान से स्पॉन्सर्ड है जहां से भारतीय जनता पार्टी है। उसका अपना कुछ नहीं है, वो जो कुछ है वहीं से है। चुनाव के बाद गठबंधन कर लेते हैं, जिस तरह चुनाव के बाद आप लोग गलबैया कर लेते हैं। आप उसका हेमंत जी को तो जवाब चाहिए। उत्तर प्रदेश में देश की जनता को क्यों भ्रमित करते हैं ये दोनों दल राजनीति में लोगों को? जवाब देते हैं कुछ भी कर ले, लेकिन इस देश को आजादी के आंदोलन से लेकर और आजादी के बाद बड़े बड़े संस्थान आलम साहब सुनिए, एक कोई बता दे। जावेद अहमद आपसे कुछ एक मिनट, मैं आपके सवाल का जवाब ले रहा हूं ना सर। आप चुप होंगे तभी तो जवाब देंगे। आलम साहब ये कह रहे हैं कि आप भ्रमित कर रहे हैं, बीजेपी भी भ्रमित कर रही है और आम आदमी पार्टी भी भ्रमित कर रही है और दोनों आपस में मिले हुए हैं। ये कांग्रेस हर बार आरोप लगाती है। देखिए अभी निगम चुनाव में अभी पिछली मरतबा अभी जो लेटेस्ट हुए हैं उनमें आप देख लीजिए किस तरह का समीकरण बना के कि अगर मतलब कोई दूसरा भी आना चाहे तो ना आए, ये लोग दोनों हाथ मिला लेते हैं। कहता ना कि पंजे के हाथ में कमल का फूल, ये ऐसे बहुत से उदाहरण है। मैं आपको बता चुका हूं कि ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में कोई फेरबदल नहीं है। आप सिक्का पलट के देख लीजिए, दोनों तरफ एक ही संघ की परिभाषा नजर आती है। वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। व्यवस्था किसी दूसरे आम आदमी के पास ना पहुंच जाए, इनकी कलाइयां ना खुल जाए, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में ये हमेशा के लिए भगा दिए गए, इन्हें पता है कि डर है आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी इनका यही हाल होने वाला है। राजनीतिक पटल से लेकिन आप आ जाएंगे तो कैसे बदल देंगे यूपी को? बिल्कुल अच्छी तरीके से है। आलम साहब, अगर आप उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे तो कैसे बदल देंगे? हालांकि बाकी राज्यों में जहां पर भी आप गए हैं वो रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, वहां के लोगों ने आपको स्वीकार नहीं किया है, ये साफ है। देखिए फिलहाल तो ये उत्तर प्रदेश में तैयार हूँ मैं, फिलहाल ये उत्तर प्रदेश में आने वाले नहीं है। देखिए वो आप गलतफहमी पाले रहिए, उससे कोई दो राय नहीं, आप गलतफहमी में रहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि दिल्ली के मॉडल को पूरी तरह उत्तर प्रदेश में लाएंगे। हमें जाति से कोई मतलब नहीं, हमें और राजनीतिक गलबैया करने से कोई मतलब नहीं। हम अपने दम पे चुनाव लड़ने आए हैं। हमारे पास राजनीतिक गलबैया तो आप करते हैं, कभी मायावती जी के साथ करते हैं, हम आप करते हैं, बुआवती जी राजनीतिक गलबैया अपने आप करते हो। 200 यूनिट बिजली का बिल 1800 रुपए आपने तो लोकसभा में गठबंधन करके अपना हाल देख लिया ना, का जो नुकसान उठा रही है, लात मारी है मायावती जी ने, काम करेंगे। मायावती जी ने भगा दिया प्राथमिक माध्यमिक स्कूलों में बदल रही है, उनको आलिशान स्कूलों में बदलने का काम करेंगे। और रही बात स्वास्थ्य के क्षेत्र में कि अगर आपका कोई भी घर का फर्द बीमार पड़ जाता है उत्तर प्रदेश में, तो समझ लीजिए कि आपके लिए इससे बड़ी मुसीबत का काम कोई नहीं है, आपको दिल्ली भागना पड़ता है। हम पूरी कोशिश करके आने वाले समय में सारी चीजों को बदल के अब सही तरीके से जो उत्तर प्रदेश लेकिन आलम साहब करेंगे, ये आलम साहब ठीक है, इसका जवाब दे रही है सरिता जी, जवाब दे रही है सरिता जी, सुन लीजिए, सरिता जी जवाब दे रही है, सरिता जी जवाब दे रही है ना, सुन लीजिए, सरिता जी जवाब दे रही है। सरिता आपको मौका मिलने वाला नहीं है जावेद जी, जनता आपको मौका नहीं दे रही। आपने तो गठबंधन किया ना मायावती जी के साथ, हमको आपके साथ बताने का काम आप बाद में करें, पहले आप अपना गठबंधन देखें।
आपने लोकसभा में गठबंधन किया था ना, मैं देना और चाहूंगा। बुआ जी ने भतीजे से तुरंत पल्ला झाड़ लिया। क्या हाल रहा आपका? सवाल सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में आपका हाल बिल्कुल खराब है। पूरे देश के परिदृश्य में आपने देखा है कि पूरे देश की जनता आपको नकार रही है, और आप उत्तर प्रदेश में तो आने की बात न करें। उत्तर प्रदेश में तो मुझे लगता है कि कई अगली सरकारें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के विकास के नाम पर बनेंगी। जिस तरह से उन्होंने उद्योग लगाने का काम किया, जिस तरह से उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन किया, जिस तरह से उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए आप बताइए ना, किसानों के लिए क्या कर दिया? उपलब्ध कराने, इसलिए जावेद साहब, मैं आपसे सवाल चाहता हूँ, आपसे एक जवाब चाहता हूँ। स्कूली बच्चों को गर्म कपड़े अभी तक नहीं पहुंच पाए ये हैं। लोग अभी आने वाले नहीं है। पहले इन्होंने गठबंधन किया मायावती के साथ, जनता ने नकार दिया। दिल्ली से बाहर कहीं एक्सेप्ट नहीं किया गया आम आदमी पार्टी को। जावेद साहब, क्या दे दिया? मुफ्त की बात आप करते हैं। आप भी और तो क्या मुफ्त की बात कर रहे हैं। आपके आने से भारतीय जनता पार्टी को चिंता हो गई है? जावेद साहब, एक सवाल ये भी, क्या आपके आंटे से बीजेपी को चिंता हो गई है? नहीं, हमको इन्होंने का कोई चिंता नहीं है। ठीक है, जावेद साहब को सुनिए। नहीं, वो बीजेपी जाने, चूंकि दोनों एक ही जगह से निकले हैं हेमंत जी, दोनों नागपुर के फॉलोअर हैं, दोनों नागपुर के इशारे पे काम करते हैं, हमें उसकी चिंता नहीं है। लेकिन सरिता बहन, सरिता जी ये बता दें कि इनके 2 विधायक वर्तमान, जिसमें एक पूर्व मंत्री भी हैं जो वर्तमान सरकार में मंत्री रहे, धर्मपाल जी क्यों धरना दे रहे हैं धान क्रय केंद्र पर? सीतापुर में ज्ञान तिवारी जी इनके विधायक हैं, क्यों धरना दे रहे हैं? इन्होंने कौन सी समस्या का समाधान किया है? क्रूरता, निर्ममता, झूठ दर झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने सीएम को चिट्ठी उनको लिखनी पड़ी, कोविड काल में, संक्रमण काल था, कि आप ये क्या कर रहे हैं? मेडिकल कॉर्पोरेशन ने कितना बड़ा घोटाला किया। उनको जो पीपीई किट दी जा रही है वो मानकहीन है, मानक के विपरीत है। एसजीपीजीआई पीपीई किट सप्लाई कर रहा था, किसने कहा, किसके इशारे पर वो खरीद? लेकिन जावेद साहब, अगर आम आदमी पार्टी, जावेद साहब अगर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में आती है, जावेद साहब अगर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में आती है, तो आपका मुकाबला किससे होगा? सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी से होगा, बीजेपी से होगा, या आम आदमी पार्टी से होगा? दिल्ली की सीमा पर एक मिनट जावेद साहब, नंबरों के वाहन लगाकर फर्जी लिस्ट आपने हेमंत जी, कांग्रेस कल भी लड़ रही थी, आज भी लड़ रही है। हेमंत जी आप, हाँ हेमंत जी आप, एक मिनट सरिता जी, सरिता जी एक मिनट, सरिता जी एक मिनट शांत होइए। सरिता जी जवाब सुनिए। सरिता जी, सरिता जी जवाब सुनिए। सरिता जी जवाब सुनिए। माननीय प्रियंका जी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश में अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में हम समाज के हर वर्ग के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे लोगों के खिलाफ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ किस तरीके से 52 मुकदमे योगी जी की सरकार ने दर्ज किए, हमारी नेता प्रियंका जी राहुल जी के साथ क्या दुर्व्यवहार किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर, ये भी सवाल है आप पर। क्या राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ ये निर्ममता करेगी सरकार? ये दुर्भावना से ग्रसित होकर कार्रवाई करेगी? प्रदेश की जनता के साथ जावेद साहब, चलिए आखिरी कमेंट लूंगा मैं, आखिरी कमेंट, सब एक बार शांत हो जाइए, आखिरी कमेंट लूंगा। लेकिन जावेद साहब, आपको भी स्वीकार नहीं किया जनता ने, चाहे उपचुनाव की स्थितियां देख लीजिए या बाकी के राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उसमें स्थितियां देख लीजिए। अभी उपचुनाव हुआ, मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, इन्होंने अपनी स्थिति देखी। हेमंत जी, आप ही के चैनल पे आपने ही कहा, आपके लोगों ने कहा कि कांग्रेस ने उस उपचुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इन्होंने उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीत पाए? दिल्ली से बहुत अच्छा परफॉर्म, आप ही बता दीजिए कितनी सीटें जीत पाए हैं? नरेगा के द्वारा उन सारे बेरोजगारों को कहीं न कहीं कुछ न कुछ। भारतीय जनता पार्टी जौनपुर में जमानत जब्त हुई, किसी ने चर्चा नहीं की। हम 2 सीटों पर आलम साहब, चलिए आखिरी कमेंट, आलम साहब आखिरी कमेंट, आलम साहब आखिरी कमेंट, एक मिनट, ज्यादा समय नहीं है, जावेद साहब ज्यादा समय नहीं मेरे पास। जावेद साहब एक मिनट शांत हो जाइए, समय ज्यादा नहीं है। आलम साहब एक आखिरी कमेंट, एक आखिरी सवाल इस बात को लेकर के, आप कह रहे हैं कि हम यहां पर आएंगे बदल देंगे, लेकिन सीधा मुकाबला, सीधी चुनौती किस दल को मान रहे हैं?
बीजेपी को मान रहे हैं, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को? हमारा किसी दल से या किसी राजनीतिक पार्टी से किसी इनका तरह का विरोधाभास नहीं है, ना ही मेरा कोई चैलेंज है। हम जनता के लिए आए हैं, हमारा चुनाव जनता लड़ेगी। डर इनको होना चाहिए, अगर इन्होंने काम किया होता तो शायद इतना डर नहीं होता। ठीक है सरिता जी, एक आखिरी कमेंट। ठीक है सरिता जी, आखिरी कमेंट। देश को बर्बाद करने का काम किया है और डर है कि आने वाले दिनों में आम आदमी चलिए, अब ज्यादा समय नहीं, मैं माफी चाहता हूं आपसे। अफरोज आलम, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए शो में और शामिल होने के लिए। जावेद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सरिता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के आम आदमी की पार्टी की ये जो घोषणा है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में इस बार के चुनाव में वे शामिल होंगे, उससे उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक बार फिर से गरमा दिया है। लेकिन आखिरकार नतीजे क्या होंगे, जनता क्या आम आदमी पार्टी को सीरियसली लेगी, कितनी सीटें जीतेंगी, यह आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला बढ़ गया है। नमस्कार।